वेलकम बैक। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। मेरे ओपिनियन पर एक्ट करने से पहले आप भी अपना रिसर्च कर लें तो बेटर रहेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक न्यू जनरेशन बैंक है। न्यू जनरेशन से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा टैक्स सेवी टेक्नोलॉजी है। न्यू जनरेशन से मेरा मतलब है कि भारत के सरकारी बैंक ऑलमोस्ट 1980 के ज़माने में बन गए थे। उसके बाद जो एचडीएफसी आईसीआईसी नज़र आता है ये 90 के स्टार्ट में बन गए थे। इसके बाद 2015 में कुछ बैंक्स को लाइसेंस दिए गए थे, कॉमर्शियल बैंक्स को और पेमेंट बैंक्स को। उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम था और बंधन बैंक का नाम था। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ। 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था कि इस बैंक को लेकर मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ बनी हुई है कि शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम हो गया है, जो प्रॉफिट आना चाहिए था उतना प्रॉफिट नहीं आया है, या नेट इंटरेस्ट इनकम में उतना मज़ा नहीं आया है, या जो एनपीए मैनेजमेंट है वो इस बैंक का अच्छा नहीं है, एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है। इन सारी बातों के बाद भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बैंक लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन चॉइस होने वाला है। इसका कारण मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, बाकी की चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, आई थिंक 2009 से 13 के बीच की बात है, उस समय हर क्रेडिट कार्ड, हर दूसरा क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी का हुआ करता था। उससे पहले की, बहुत पहले की बात होगी, मैं तो इंजीनियरिंग का नाम जस्ट ले दिया आपसे। एक समय था जब भारत के अंदर क्रेडिट कार्ड, हर दूसरा क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का था। ठीक इसी तरह हर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के शोरूम पर एचडीएफसी बैंक बहुत एग्रेसिवली फाइनेंस कर रहा था। तीसरा जो फाइनेंस हो रहा था भारत के अंदर बहुत एग्रेसिव हाउसिंग फाइनेंस हो रहा था, इसमें भी एचडीएफसी का बहुत नाम था। तो इन तीनों ही सेगमेंट को इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैप्चर करने का ट्राई कर रहा है। जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, उस टाइम पीरियड में मेरे पिताजी के पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड था, आज आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है। और उस समय शायद या एग्जैक्टली 110% ये फैक्ट बता रहा हूँ, उस समय एक 2 व्हीलर था, उसका लोन था एचडीएफसी से। अभी जो रिसेंटली लोन बंद किया वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बंद किया है। तो स्लोली ग्रेजुअली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उसी तरीके से काम कर रहा है इंडिया के अंदर, जिस तरह से, जिस एग्रेशन के साथ एचडीएफसी काम करता था। ये अपने आप में बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और इसके अलावा एक तीसरी जो प्लस पॉइंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में वो ये है कि ट्विटर पर किसी ने रिसर्च किया था, किसी ने ट्वीट किया था कि एक बड़े अकाउंट ने ट्वीट किया था कि आपके अकॉर्डिंग इंडिया के किस बैंक का इंटरफेस और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सबसे बेहतरीन है। तो आई थिंक मैंने 50 से ज़्यादा लोगों से आईडीएफसी का नाम पढ़ा स्क्रॉल करते हुए। सो आईडीएफसी बैंक एक परफेक्ट रेसिपी है इंडिया को एक नया बड़ा बैंक देने के लिए। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट आपको एक रोज़ी पिक्चर दिखा दूँ और ये कह दूँ कि ये बैंक में पैसा लगा दो, घर बार बेच के आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसे पैसा लगाना भी नहीं चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बताया जा रहा है, वीकनेस बताई जा रही है, पीई हायर देन इंडस्ट्री एवरेज। इसका जो पीई है, मेरे पास डेटा होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका जो पीई है वो 19.7 है। ये थोड़ा सा मार्केट के ट्रेंड से ऊपर है। जो बाकी का इंडस्ट्री एवरेज है वो इससे कम है। तो ये कहा जा सकता है कि एक वीकनेस है। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जितना पैसा कमा रहा है और जितने पे शेयर मिल रहा है, तो ये पीई थोड़ा सा ज़्यादा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट मान जा सकता है। इसकी वजह से आपको ये भी लगेगा कि शायद ये स्टॉक का जो भी वैल्यू आई थिंक 81 है या 82 है, आई एम नॉट श्योर, 82 रुपीज़ का जो स्टॉक है आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है, बट ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट, अगला प्रॉब्लम है हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स। देखिए, जब एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अभी ये ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है ये बैंक। हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, इसके साथ ही कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिनसे पैसा उठाना पड़ता है, या हाई कॉस्ट डिपॉजिट लाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोन देने की कैपेसिटी में आते हैं। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, आज भी बता रहा हूँ कि भारतीय बहुत ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जो बैंकों में रखा रहता था अब वो मार्केट के हवाले कर दिया गया है, जिसकी वजह से बैंकों में आपस में छीना झपटी चल रही है, कौन किस बैंक से कितना तोड़ के डिपॉजिट ला रहा है।
ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर डिपॉजिट लाना चाहते हैं। इस वजह से कुछ हाई इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, बट ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। कंपनीज विद हाई डेट, मैं इसकी बैलेंस शीट देख रहा था कि इसका डेट जो है वो 57,000 करोड़ के आसपास है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जब आपको पैसा देना होता है तो आपको पैसा चाहिए। अब अगर आप सीधे तरीके से डिपॉजिट के अंदर सेविंग बैंक, करंट बैंक से, अकाउंट से पैसा ले लेते हैं, आपके पास कम ब्याज देने पर आपको अच्छा पैसा मिल जाता है, तो आप उसको अच्छे पैसे पर आगे दे देंगे। ये तो हो गई सिंपल बैंकिंग। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बोरो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब अगर आप बोरो करेंगे तो आपको फिर उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये वही वीकनेस है जो जस्ट मैंने शेयर आपसे डिस्कस कर ली। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर दी थी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अपनी जो स्टेक थी वो थोड़ी कम कर दी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, फॉर मी पर्सनली एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स जैसा कहते हैं कि एक बुल मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलरली रिटर्न डिलीवर करने हैं, तो ये भी एक एक्सेप्टेबल पॉइंट हो सकता है वीकनेस। इसके अलावा पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। देखिए, क्वार्टर में प्रॉफिट ज़रूर डिक्लाइन हुआ है, बट ईयरली प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे, ईयरली नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो 500 करोड़ के आसपास इसने ग्रोथ दिखाई है। तो शुरू के जो 2 क्वार्टर हैं उन्होंने लाज रख ली है। ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में गई है। लास्ट के 2 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में है, बट प्रॉफिट ग्रोथ में नहीं है, जैसा हम एक आइडियल कंपनी में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा ही ग्रोथ करनी चाहिए कंपनी को, वैसा नहीं है। फिर भी कंपनी प्रॉफिट डिलीवर कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के साथ एक प्लस पॉइंट वाला भी डिस्कशन होना चाहिए। जैसे अभी तक ये मैंने आपको नेगेटिव बताया, इसके अलावा कोई खास नेगेटिव मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अंडर परफॉर्मिंग है इंडस्ट्री प्राइस चेंज इन क्वार्टर। लो पियो ट्रस्ट की स्कोर है। वीक फाइनेंशियल, कंपनी के फाइनेंशियल वीक बताए जा रहे हैं। इसका कारण यही है, एक तो पी रेशियो वाला कारण है, प्लस हाई डेट है, प्लस इंटरेस्ट पे ज़्यादा करना पड़ रहा है कंपनी को। तो इसकी वजह से पियो ट्रस्ट की स्कोर भी कम है और वीक फाइनेंशियल कह सकते हैं। लेकिन जब कंपनी नहीं होती है, जब आपको स्टॉक, एक ऐसी कंपनी जो करीब 2 लाख करोड़ का लोन बांट के बैठी है मार्केट में, अगर उसका स्टॉक आपको 80-90 रुपये पे मिलता है, प्लस प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जिनका नेट एनपी 1% से कम होता है, तो ये इतना बड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्वार्टर पे तो म्यूचुअल फंड्स ने शेयर होल्डिंग कम की है, लेकिन पिछले महीने में फिर से म्यूचुअल फंड्स ने स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है, फिर से बढ़ाया है। निफ्टी 500 पे पिछले 5 साल में लगातार हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक है। रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेस इंडस्ट्री ओवर 1 ईयर, इंडस्ट्री ने जितना परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में उससे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 8 क्वार्टर, पिछले 8 क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ रहा है। नेगेटिव पॉइंट ये था कि जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू इस बैंक का पिछले 8 क्वार्टर से बढ़ रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कैसे कम हो सकता है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, ब्रांच एक्सपेंशन पॉलिसीज़ हैं, क्रेडिट कार्ड या अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शन आए हैं कि उन पे रिस्क वेट बढ़ा दिया गया है, उसका भी यहाँ पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 4 क्वार्टर्स, वो तो 8 वाले के अंदर आ गई। ROCE पिछले 2 साल में इम्प्रूव हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एंगेज, आई एम नॉट श्योर व्हाट द वर्ड, जस्ट मिस हो गया, काफ़ी रात हो गया। एनुअल नेट प्रॉफिट पिछले 2 साल से इंक्रीज़ हो रहे हैं। कंपनी विद ज़ीरो प्रमोटर प्लेज, प्रमोटर प्लेज जैसा कि बताते हैं कि अगर कंपनी के हालांकि एक इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं होता, अगर प्रमोटर प्लेज भी कर रहे हैं स्टॉक को, तो आज के बुल मार्केट में अगर जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है और मेरे पास 50 शेयर है मेरी कंपनी के, और मैं समझता हूँ कि मेरे शेयर का इस समय जो वैल्यू है वो बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है मुझे मार्केट, तो मैं थोड़ा प्लेज कर भी सकता हूँ मेरे शेयर को थोड़ा बहुत लग के कंपनी के लिए, अगर या मैं मेरे पर्सनल बिल्कुल ऑडिट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर कुछ पैसा रेज करता हूँ प्लेज करके, तो एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये जस्ट वैल्यूएशन का खेल है। इसको नेगेटिव समझना, मार्केट को बंद करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी इस बैंक के पास बहुत है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिट बूम है उसके अंदर आने वाले 5, 7, 10 साल तो नहीं कह सकते मेरे हिसाब से, अगर मीडियम टर्म की बात करें 3 से 5 साल के विजन में, तो 3 से 5 साल में जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है या क्रेडिट एक्सपेंशन की पॉलिसी है इंडिया की, या जो अभी
मार्केट इस चीज़ को एब्जॉर्व कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है, वो कम होती नज़र नहीं आ रही। क्रेडिट ग्रोथ कम होती नज़र नहीं आ रही है एकदम नियर इमीडिएट फ्यूचर में। तो उस मार्केट को ये ग्रैब कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 व्हीलर फाइनेंस, 4 व्हीलर फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड फाइनेंस, इन सब में HDFC के एट पार, जैसा मैंने व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जैसा मैं HDFC के लिए एग्रेशन देखता था HDFC के अंदर इन 3-4 प्रोडक्ट्स को लेके, वैसा ही एग्रेशन मेरे को IDFC फर्स्ट बैंक में नज़र आता है। लगातार ये स्पैम करती है कंपनी, आपके मोबाइल मैसेज बॉक्स भेजती है, कॉल करती है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री निकाल कर कहीं ना कहीं से चेक करती है कि आपने कितने लोन पे कर दिए। उसके बाद आपको लगातार मेंटली टॉर्चर करती है कंपनी की, आपको प्री अप्रूव दे रहे हैं 1,53,650 रुपये का नंबर। मतलब एकदम प्रैक्टिकल कंपनी है, आपको कभी ऐसे नहीं बोलेंगे 2 लाख दे देंगे, 3 लाख दे देंगे, 4 लाख दे देंगे, नहीं। ऑलवेज दे आर वेरी परफेक्ट, प्रिसाइसली स्पेसिफिक होता है कि यू हैव अ प्री अप्रूव्ड लोन फॉर ₹1,63,380 रुपीज़, 1,74,920 रुपीज़, इस तरह से स्पेसिफिक होते हैं। तो ये इस कंपनी को पता है कि ये क्या कर रही है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत ही शानदार होने वाला है। लोग कुछ भी कहे, IDFC का जो एग्रेशन है वो आप ऑब्जर्व कीजिए इस मार्केट के अंदर। हाँ, प्लस एक बड़ी बात जो मैं बता रहा था आपको, इसका जो लोन पोर्टफोलियो है, ग्रॉस NPA नेट NPA को एक बार आप ऊपर से मतलब थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन जो इस कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है, इस बैंक ने अपने लोन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, जैसे 22,325 करोड़ रुपए के हाउसिंग लोन है, 24,247 करोड़ के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, 20,827 करोड़ के व्हीकल है। इसके अलावा कंज्यूमर फाइनेंस है, कंज्यूमर लोन्स 28,659। कंज्यूमर लोन्स का मतलब वो एक समय था जब कैपिटल, रिलायंस वगैरह के स्टोर में आपको किस्तों पे EMI पे 8 EMI 6 EMI पे जो फ्रिज मिल जाता था, लैपटॉप मिल जाता था, वो और ये कंपनी मर्ज हो गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी लैपटॉप का फ्रिज, लैपटॉप का लोन हो गया, फ्रिज का लोन हो गया, मोबाइल का लोन हो गया, या बड़े के TV का लोन हो गया, छोटे वाले लोन 28,659 करोड़। इसके अलावा रूरल फाइनेंस हमेशा एक रिस्की पोर्टल रहता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरे लोन बुक में सबसे कम NPA रूरल फाइनेंस का ही है। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड जैसा कि हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा बिकता है और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। क्रेडिट कार्ड में इस कंपनी ने 5,500 करोड़ एंगेज किए हुए हैं। एक अच्छे लेवल का NPA इस कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है, 0.2% का ग्रॉस NPA क्रेडिट कार्ड में है, लेकिन नेट NPA सिर्फ 0.40% है। इस कंपनी का क्यूमुलेटिव नेट NPA 0.60% है, ग्रॉस NPA 1.88% है। ओवरऑल 1,97,459 करोड़ में से कॉरपोरेट को और इंफ्रा और कॉरपोरेट यानी नॉन इंफ्रा को मिला के 2 इधर गया, 28 इधर गया, 30,000 करोड़ के आसपास जो है कॉरपोरेट और इंफ्रा का फाइनेंस है। ये एक रिस्की फाइनेंस माना जाता है। इंफ्रा के अंदर इसका जो NPA है, ग्रॉस NPA, वो 26.45%। ये एक नेगेटिव पॉइंट है डेफिनेटली, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक, ये बनी कैसे थी। ये IDFC लिमिटेड का ही जो एक फाइनेंस आर्म था उसको साइड करके IDFC फर्स्ट बैंक बनाया गया। IDFC लिमिटेड जैसा कि नाम से क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ये एक डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन था। इसकी लिमिटेशंस थी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सिर्फ 2,643 करोड़ है, जिसमें से ऑलमोस्ट 27% NPA है, ग्रॉस NPA 15.5% नेट NPA। यही जो है पूरे बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन लकीली इसका आउटस्टैंडिंग सिर्फ 2,500 करोड़ है। तो पूरे बैलेंस शीट यानी 1,97,459 करोड़ की बैलेंस शीट पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैंक स्ट्रांग है। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गलत डिसीजन नहीं ले लेता है तो ये बैंक आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली अच्छा करेगा। ब्रांच एक्सपेंशन भी होगी, नए कस्टमर्स को भी लेगा, एग्रेशन भी मेंटेन करेगा, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस बैंक। सो मेरी तरफ से फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है कि आप इस बैंक के अंदर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।